हेलो बच्चों, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीख लिया था कि किस तरीके से हम लोग लिखेंगे आईयूपीएसी नेम का यूज करके जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होगा उसका नेम। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आपको याद है क्लास के स्टार्टिंग में कहानी सुनाई थी मैंने वर्नर अंकल वाली कि कैसे उनको सपना आया था और उन्होंने सपना आने के बाद में बताया था कि एक प्राइमरी वैलेंसी होती है, एक सेकेंडरी वैलेंसी होती है। बस आज यही करने वाले हम लोग क्या करेंगे, उन्हीं की जो थ्योरी थी उसी के बारे में पूरा स्टडी करेंगे। अब हुआ क्या, वर्नर फर्स्ट साइंटिस्ट थे और पहले पहले ना इंसान काफी चीजें बताता है पर गलतियां भी होती है, तो बाद वाले साइंटिस्ट क्या करते हैं और कुछ डिस्कवर करते हैं और उसमें और करेक्शन करते जाते हैं। तो ट्वेल्थ के लेवल पे, एनसीईआरटी लेवल पे, सीबीएसई लेवल पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 3 तरह की थ्योरीज पढ़ेंगे। कौन कौन सी? नंबर 1 वर्नर्स थ्योरी, उसके बाद में क्या पढ़ेंगे हम लोग, वीबीटी पढ़ेंगे, और उसके बाद में लास्ट में क्या पढ़ेंगे, सीएफटी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वर्नर्स थ्योरी से। सॉरी, देखो होता क्या है, जब भी हम लोग वर्नर्स थ्योरी पढ़ते हैं ना तो उसके लिए ना पहले कुछ बेस रेडी करना पड़ेगा हमें, है ना, कुछ छोटी मोटी चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो मैं आपको पहले वो बताती जाती हूँ, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, मेन थ्योरी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, आप लोगों ने ना कभी ऐसे सुना होगा हम लोग केमिस्ट्री में जब भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो 2 चीजें करते हैं। एक हम पता करते हैं क्या प्रेजेंट है और एक हम पता करते हैं कितना प्रेजेंट है। एक एग्जांपल के लिए ले लो कि लेट्स से मेरे पास में ये बॉटल है ना, ये वाली एक बॉटल हो गई। अब मैंने आपसे पूछा कि भाई इसके अंदर क्या है, मुझे बताओ, एक्सपेरिमेंट करो। ठीक है, क्या डाल रखा है इसके अंदर। आप उस केस में क्या करोगे, आप चेक करोगे क्या प्रेजेंट है। इसको हम लोग केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं केमिस्ट्री के अंदर qualitative analysis, when I am identifying what is present in the particular sample or a given compound। ठीक है, अब मान लो मुझे पता चल गया कि भाई इसके अंदर तो लेट्स से कॉपर आयन होगा या मैग्नीशियम आयन होगा या पोटेशियम आयन होगा। ठीक है, कुछ तो है, कितना है। तो जब हम उसका अमाउंट पता करते हैं तो उसको आप क्या बोलोगे, क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो 2 तरह के एनालिसिस होंगे, क्या है क्वालिटी, कितना है क्वांटिटी। जैसे मान लो नासा के साइंटिस्ट ने क्या किया, एक दिन चेक करना स्टार्ट किया कि तुम्हारे ऊपर वाले माले में क्या है। ठीक है, ठीक है, नासा वालों को पता करना है क्या है, क्या है मतलब क्वालिटी देखेंगे। अचानक से पता चला हाय 250 ग्राम का ब्रेन मिल गया, है ना। अच्छा, ब्रेन मिल गया, कितने ग्राम का मिल रहा है, इसका मतलब वो क्या पता करें, उसकी क्वांटिटी। ठीक है, दिल पे तो नहीं ले लिया, बुरा मत मानना। ठीक है, आ जाओ। अब देखो, पहले बेस रेडी करेंगे ना, कैसे करते हैं, आओ पहले ना कुछ चीजें समझो, कुछ चीजें समझना कि हम लोग ना क्या करते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस कराते हैं ना। पहले मैं वो समझाती हूँ क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब हमें यहाँ पे सारे नहीं पढ़ने, क्योंकि सॉल्ट एनालिसिस में ये पढ़ा जाता है, कुछ कुछ कंपाउंड्स के हमें पता होने चाहिए, कुछ कुछ आयंस के हमें पता होने चाहिए। तो बेटा फर्स्ट देखो, टेस्ट फॉर Cl माइनस आयन। लेट्स से मेरे पास में एक टेस्ट ट्यूब है ना, ये टेस्ट ट्यूब है और इस टेस्ट ट्यूब में कोई सैंपल है। मुझे नहीं पता इस सैंपल में क्या क्या हो सकता है, तो मैं 5 चीजें अज्यूम करके चल रही हूँ। मे भी हो सकता है इसमें क्लोराइड हो, मे भी हो सकता है इसमें ब्रोमाइड हो, मे भी हो सकता है इसके अंदर आयोडाइड हो, नाइट्रेट हो, सल्फेट हो। अब मुझे इसका टेस्ट करना है कि क्या प्रेजेंट है। तो मैं क्या करूंगी, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे AgNO3 डाल दिया, है ना। इसमें क्या डाला मैंने, AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट। अब ना यहाँ पे क्या हो सकता है, मुझे 3 ऑब्जर्वेशन मिल सकते हैं। क्या, अगर मैंने सिल्वर नाइट्रेट डाला और अगर मुझे यहाँ पे कर्डी व्हाइट कलर का पीपीटी मिल रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे पक्का क्लोराइड आयन प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये टेस्ट किसके लिए हो गया, दिस इज फॉर क्लोराइड आयन। दूसरी बात करते हैं कि मान लो अगर मैंने एक्सिस के अंदर इसके अंदर AgNO3 डाला, तो डालने के बाद में अगर यहाँ पे ब्रोमाइड प्रेजेंट होगा तो मुझे मिलता है पेल येलो कलर का पीपीटी। ठीक है, इतना क्लियर। अगर मान लो इसके अंदर आयोडाइड आयन प्रेजेंट हुआ और मैंने इसमें एक्सेस ऑफ AgNO3 डाल दिया तो बेटा मुझे यहाँ पे मिलेगा येलो कलर का पीपीटी। ठीक है, तो अगर मेरे पास कोई सैंपल है और सैंपल अननोन है, मुझे नहीं पता इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, मे बी हो सकता है क्लोराइड हो, ब्रोमाइड हो, आयोडाइड हो, तो अगर मैंने इसके अंदर क्या किया, एक्सेस ऑफ AgNO3 डाल दिया तो मुझे ये 3 ऑब्जर्वेशन मिल सकते हैं। इतना समझ गए। ठीक है, और क्या बोला था मैंने, और बोला था मैंने आपको, दूसरा भी बताती हूँ, चलो देखो, है ना। एक चीज देखना, क्या बोला था अभी आपको कि अगर मेरे पास में अननोन सैंपल हो, है ना, और अननोन सैंपल में मैंने क्या किया, अननोन सैंपल के अंदर हो सकता है क्लोराइड हो सकता है ब्रोमाइड हो सकता है यहाँ पे क्या हो, आयोडाइड हो। ये शायद यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा होगा, ये बहुत पेल येलो सा कलर बनाया था मैंने, है ना। तो देखो क्या हो सकता है, अगर मेरे पास में AgCl होगा तो AgCl के केस में यहाँ पे पीपीटी कैसा आएगा, व्हाइट। अगर मेरे पास में AgBr होगा तो उस केस में पीपीटी कैसा आएगा, पेल येलो। ये आपको विजिबल शायद, आई गेस व्हाइट दिख रहा है, ये पेल येलो बनाया था, है ना मैंने। डन। और अगर आपने क्या किया, अगर आपके पास में यहाँ पे आयोडाइड है तो उस केस में आपका जो पीपीटी होगा कैसे कलर का हो जाएगा, बोलो, ये हो जाएगा येलो कलर का। ठीक है, चलो एक बार अब वापस देखते हैं। अब मैंने कहा मे भी हो सकता है कि मेरे सैंपल में ऐसा हो जाए
नाइट्रेट आयन प्रेजेंट हो, ठीक है। अब देखो नाइट्रेट आयन प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, नाइट्रेट आयन के लिए पता है करते क्या है, मान लो ये मेरे पास में, थोड़ी ड्राइंग अच्छी नहीं बन रही है, फिर से ड्रॉ कर लेंगे, ये दिक्कत है। आओ देखो, यहाँ पे मेरे पास में क्या है, ये सैंपल है और सैंपल में मान लो नाइट्रेट आयन है। अब नाइट्रेट आयन का टेस्ट कैसे करते हैं बेटू, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लेंगे, पहले तो ऐड करते हैं इसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 का सोल्यूशन, फेरस सल्फेट का एकदम फ्रेशली बना हुआ सोल्यूशन, उसी टाइम पे बनाना होता है ना। अब आपने क्या किया, आपने जो सॉल्यूशन बनाया उसके बाद में आप लोग क्या करोगे, इसमें वॉल के साइड से ऐड करते हो क्या, H2SO4, है ना। यहाँ पे हम लोग वॉल की साइड से धीरे धीरे क्या ऐड करेंगे, H2SO4। पता है इस एक्सपेरिमेंट में एक चीज ध्यान में रखनी होती है, इसमें ना टेस्ट ट्यूब को शेक नहीं करते हैं। अगर आप टेस्ट ट्यूब को शेक करोगे ना तो आप आगे एक चीज पढ़ोगे, टेस्ट ट्यूब को शेक करने से ना जो NO बनता है, मेन चीज यहाँ पे NO बनती है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, वो उड़ जाता है। अगर वो उड़ जाएगा तो टेस्ट आएगा नहीं, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पे डाला H2SO4, कैसा कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए, और ऐसा नहीं यूं लेके फटाफट से डाल दिया, ऐसे नहीं, बिल्कुल धीरे धीरे बॉल के सहारे, ठीक है। तो आपने डाल दिया। अब पता है डालने से होगा क्या, यहाँ पे इस जगह जहां पे ये दोनों लिक्विड मीट करेंगे ना, उस जंक्शन के ऊपर यहाँ पे एक ब्राउन कलर की रिंग बन जाएगी। इस कॉम्प्लेक्स को बोला जाता है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। किधर गया, चलो कोई नहीं। इस कॉम्प्लेक्स को क्या बोला जाएगा, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, ये मैंने बोला था। फिर से देखो मैंने क्या कहा था, मेरे पास में एक टेस्ट ट्यूब थी, टेस्ट ट्यूब में क्या था, नाइट्रेट का सैंपल था, क्या डाला उसमें, फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4। FeSO4 डालने के बाद में आपने वॉल्स की साइड से क्या डाला था, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, और H2SO4 डालने के बाद मैंने क्या बोला था, ये जो हमारी टेस्ट ट्यूब होगी इसके जंक्शन पे क्या बनेगा, एक ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स। बेटा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये बहुत ध्यान से देखना, ये वाला है ना, यहाँ पे देखो, इस रिंग के अंदर, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, इस जगह देखो ज्वाइन हो रहा है ना यहाँ पे, ये कंपाउंड। अब ये कंपाउंड है कौन सा, ये कंपाउंड होता है FeH2O का होल 5 NO ब्रैकेट क्लोज SO4। इसको बोला जाता है क्या, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। जो नीट का बच्चा होता है ना वो इसको पक्का लर्न करता है, क्योंकि ये नीट का फेवरेट क्वेश्चन है। क्यों है, यहाँ पे NO प्लस के फॉर्म में होता है, और अगर NO प्लस होगा तो यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर आता है +1, ठीक है ना, ऐसे ध्यान रखना। तो फर्स्ट टेस्ट कौन सा पढ़ा हम लोगों ने, फर्स्ट टेस्ट हम लोगों ने पढ़ा तो फर्स्ट टेस्ट तो कौन सा किया था हम लोगों ने, 3 हैलाइड्स के लिए। सेकंड टेस्ट कौन सा बता दिया मैंने आप लोगों को, कौन सा, ये वाला ब्राउन रिंग टेस्ट है ना, चॉकलेट ब्राउन रिंग टेस्ट नाइट्रेट के लिए, ठीक है। आप सेकंड देखो, एक होता है सल्फेट के लिए टेस्ट ना, सल्फेट वाला समझाती हूँ, देखो क्या होगा। मान लो आपके पास में वही टेस्ट ट्यूब था, ये मान लो टेस्ट ट्यूब है, अननोन सैंपल है। आपने क्या किया, इसके अंदर डाला बैरियम क्लोराइड सोल्यूशन, या तो ले लो बैरियम क्लोराइड या फिर क्या डालोगे, बैरियम नाइट्रेट सोल्यूशन, NO3 का होल ट्वाइस। अब बैरियम नाइट्रेट या फिर बैरियम क्लोराइड दोनों क्या करते हैं, ये सल्फेट के साथ रिएक्शन करके एक इनसॉल्युबल सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है BaSO4, यानी कि बैरियम सल्फेट। क्या आप लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखो ध्यान से देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो ये मेरे पास में सैंपल था, उस सैंपल में मैंने क्या किया, बैरियम क्लोराइड सॉल्यूशन डाला। बैरियम क्लोराइड सॉल्यूशन डालने से क्या हुआ, धीरे धीरे PPT का फॉर्मेशन होने लगा, और PPT का फॉर्मेशन होने से मुझे क्या मिल गया, बैरियम सल्फेट, यानी कि सल्फेट का कन्फर्मेशन हो गया। तो इसमें और क्लोराइड वाले में क्या डिफरेंस था, ये भी व्हाइट वो भी व्हाइट, अरे AgNO3 काम में आया था, और यहाँ पे क्या काम में आ रहा है, बैरियम क्लोराइड। बुद्धू समझ गए ना, चले आगे। तो हम बना रहे थे वर्नर्स थ्योरी का बेस। फर्स्ट चीज मैंने आप लोगों को क्या बता दी, पहले पता करो क्या प्रेजेंट है, मतलब वर्नर ने क्या किया था, ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे अपने मतलब कॉम्प्लेक्सेस के स्ट्रक्चर के लिए। तो मैंने ना बेस बनाने के लिए आपको पहले बता दिया कि एक तो उसने किए थे ये प्रेसिपिटेशन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब दूसरा देखो, एक होता है कंडक्टिविटी। आप ना डिटेल में पढ़ोगे कहाँ पे, ये जो हमारा चैप्टर होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के अंदर आपने ये सुना होगा, मे भी हो सकता है आपके स्कूल में पढ़ा दिया हो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर जो होता है उसमें पढ़ाते हैं ना मोलर कंडक्टिविटी, तो वहां कहीं सुना होगा आप लोगों ने कि मान लो आपके पास में कोई कॉम्प्लेक्स है, नहीं मान लो आपके पास में कोई आयनिक कंपाउंड है। अब किसी आयनिक कंपाउंड में जितने ज्यादा आयन्स होंगे वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी का उतना ही ज्यादा कंडक्शन करेगा। तो एज द नंबर ऑफ आयन्स इंक्रीजेज इन एन आयनिक कंपाउंड,
इट्स कंडक्शन इंक्रीजेस, है ना, या कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। तो जो वर्नर थे ना, उन्होंने कंडक्टिविटी एक्सपेरिमेंट्स बहुत सारे किए थे। अब ये समझने के लिए थोड़ा सा हमें इलेक्ट्रोलाइट्स की नॉलेज लेनी पड़ेगी। बेटा ध्यान से देखना, बच्चों मान लो मेरे पास में एक ये आयनिक कंपाउंड है NaCl। अगर मैं इसको वाटर में डाल दूं तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा Na+ और दूसरा क्या बनाएगा, Cl-। इस कंपाउंड से मुझे एक कैटायन मिला है और एक एनायन मिला है, इसका मतलब ये 1:1 इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं, मान लो मेरे पास एक कंपाउंड है मैग्नीशियम क्लोराइड। अब मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे टूटेगा, ये डिसोसिएट करेगा Mg+2 प्लस साथ में क्या होगा 2Cl-। अब इस कंपाउंड के डिसोसिएशन से मुझे क्या मिल रहा है, एक तो कैटायन और दूसरा क्या मिल रहा है, एनायन, और दो एनायन है। तो ये जो है ये किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट हो गया, 1:2, है ना। मान लो मेरे पास में Al Br AlF3 होता, लेट्स से AlF3 है, और इस कंपाउंड को मैंने वाटर में डाला और ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है Al+3 और साथ में बना रहा है 3F-। अब मुझे बताओ इस कंपाउंड ने क्या किया है, इस कंपाउंड ने मुझे एक कैटायन दिया है और 3 क्या दे दिए, एनायन, तो ये हो गया 1:3। एक और एग्जांपल देख लो, लेट्स से मेरे पास है Al2SO4 का होल थ्राइस। अगर इसको वाटर में डाला तो मिलेगा 2Al+3 और साथ में क्या मिलेगा बेटू, 3SO4-2। बताओगे क्या कौन सा टाइप का है ये, 2:3। तो हमें अभी नॉलेज हो गई कि टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, है ना, कि कौन कौन सा इलेक्ट्रोलाइट कौन से टाइप का होगा। अब देखो आगे बताते हैं आपको। वर्नर ने क्या किया, उन्होंने कोबाल्ट क्लोराइड लिया, उन्होंने अमोनिया लिया और दोनों को लेके ना डिफरेंट रेशियो में कंपाउंड्स बनाए। उनको नहीं पता था कंपाउंड कौन से, उन्होंने चेक किया अलग अलग एक्सपेरिमेंट से। तो एक बार एग्जाम्पल के लिए समझना, मान लो मेरे पास में ये कंपाउंड है CO NH3 का होल 6 और यहाँ लिखा है Cl3। एक कंपाउंड है CO NH3 का होल 5 Cl और यहाँ लिखा है Cl2। उसके बाद में CO NH3 का होल 4 Cl2 और यहाँ लिखा है Cl। उसके बाद लिखा है CO NH3 का होल थ्राइस Cl3, ये लिख के दे दिया। अब ना मेरे हिसाब से आप लोग को थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा कि ये वाटर में जाएंगे तो ये कैसे कैसे डिसोसिएट करेंगे। तो बेटो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा CO NH3 का होल 6 प्लस का 3 और बाहर क्या रह गया 3Cl-। ये कैसे डिसोसिएट करेगा बच्चे, ये करेगा CO NH3 का होल 5 Cl यहाँ पे +2 और इधर क्या आएगा 2Cl-। यहाँ पे क्या आएगा बेटे, यहाँ पे आएगा CO NH3 का होल 4 Cl2 इधर +1 और साथ में एक ही Cl है तो Cl-। उसके बाद क्या आ गया, यहाँ पे आएगा CO, ये तो टूटेगा ही नहीं, नो आयंस, ठीक है, नो आयंस प्रेजेंट। अब मुझे बताओ आप रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बता सकते हो क्या, कि इनका इलेक्ट्रोलाइट का रेशियो क्या क्या रहा होगा, एक कैटायन 3 एनायन, एक कैटायन 2 एनायन, एक कैटायन 1 एनायन 0 आयंस। तो इनमें से पहले तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि बताओ कौन इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करेगा, कंडक्शन कौन करेगा, ये वाला। दूसरा क्वेश्चन में भी आपसे ये पूछ लिया बताओ सबसे ज्यादा कंडक्शन कौन करेगा, ये वाला, है ना। तो वर्नर ने क्या किया था, ऐसे कंडक्टिविटी एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने देखा कि इसका मतलब अलग अलग तरह के कंपाउंड बन रहे हैं तभी तो अलग अलग टाइप का उनका कंडक्टिविटी का नेचर है, ठीक है। तो वर्नर थ्योरी में हमने क्या किया, दो तरीके से बेस किया प्रिपेयर। पहला हमने कहा कि प्रेसिपिटेशन एक्सपेरिमेंट और दूसरे कौन से हो गए, कंडक्टिविटी। अब सुनो हम समझेंगे वर्नर के पोस्टुलेट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो आराम आराम से देखते जाओ, कॉपी में नोट करते जाना, है ना। और वैसे मैं ये PDF ग्रुप में डाल भी दूंगी ना। देखो वर्नर अंकल ने बोला क्या था, इनका कहना था कि ऑल मेटल्स शो टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज, सारी की सारी जो मेटल्स होती है ना बेटा वो क्या करती है, दो तरह की वैलेंसी शो करती है। कौन सी, एक वैलेंसी को बोला जाता है बेटा प्राइमरी वैलेंसी, और दूसरी जो वैलेंसी होती है उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंड क्या बोल दिया हमने, सेकेंड का नाम होता है सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है, सेकेंडरी वैलेंसी, ये मैंने बोल दिया। अब
इन्होंने बोला भाई प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब क्या है। आज की डेट में हम लोग जब प्राइमरी वैलेंसी बोलते हैं ना, तो इसका मतलब होता है क्या, ऑक्सीडेशन नंबर। और आज की डेट में सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अभी के टाइम में इसको किस नाम से जाना जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर, और अभी के टाइम पे इसको किस नाम से जाना जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। इतनी सी बात ध्यान में रखना, ठीक है। अब इन्होंने इसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज बताई। इन्होंने कहा जो हमारी प्राइमरी वैलेंसी होती है ना बेटू, वो कैसी होती है, आयनाइजेबल। कैसी होगी, आयनाइजेबल। याद है वाटर में डालते थे और काउंटर आयन अलग हो जाता था, वही तो आयनाइज हो रहा था। तो ये कैसे हो गए, आयनाइजेबल। लेकिन कभी भी ऐसा होता है कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी के में अंदर से लिगेंड और मेटल ही अलग हो गए, ऐसा तो नहीं होता। तो उसके लिए मैं ऐसे लिख दूं क्या कि यहाँ पे क्या होगा, दिस इज नॉन आयनाइजेबल, नॉन आयोनाइजेबल, है ना। ये कैसे होती है, नॉन आयनाइजेबल। इतना समझ में आया, ठीक है। दूसरा, जो हमारी प्राइमरी वैलेंसी होती है वो सेटिस्फाई होती है किसके थ्रू, वाया नेगेटिव आयंस। तो इट इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस, है ना। इसको कौन सेटिस्फाई करेंगे, नेगेटिव आयंस। जबकि इसको कौन सेटिस्फाई करेगा, इट इज। इसके लिए तो लिगेंड्स काम में आते थे ना, और लिगेंड पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सारा हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल सारा हो सकता है, ठीक है। तो इट इज सेटिस्फाइड बाय पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल आयन। ये सभी क्या कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। इतना समझ में आया, ठीक है, डन। और क्या बात बोली इन्होंने कहा कि जब भी आप क्या करोगे, मेटल शो करोगे, है ना। क्वेश्चन आगे, जब भी हम क्या करेंगे, मेटल शो करेंगे, है ना, कि मेटल का जो ये कॉम्प्लेक्स बना है इसको शो करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स को शो करते टाइम क्या करेंगे हम लोग, प्राइमरी वैलेंसी को तो दिखाते हैं डॉटेड लाइन से, और सेकेंडरी वैलेंसी को किससे दिखाएंगे, जो हमारी लाइन होगी एकदम गहरी वाली, मतलब डार्क लाइन से। तो इन्होंने बोला प्राइमरी वैलेंसी इज डिनोटेड बाय डैश, and secondary valency is denoted by a dark line, है ना। एग्जाम्पल से समझाती हूँ, देखो मान लो मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स था CO, और फिर लिखा मैंने NH3, और फिर लिख दिया मैंने क्या, होल 6, और ये लिख दिया Cl3, ऐसा दिया है। अब वर्नर अंकल ने इसको शो कैसे किया था, इन्होंने ऐसे किया कि CO है, अमोनिया इसको क्या कर रहा है, लिगेंड लॉन पेयर दे रहा है, ये भी लिगेंड है, लॉन पेयर दे रहा है, 6 लिगेंड है, इसका मतलब ये कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल। तो ये भी क्या कर रहा है, लॉन पेयर डोनेट कर रहा है। यहाँ तक का क्लियर। अब सुनो ध्यान से देखना है ना, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने क्या किया, इसको लाइन से दिखाया, कैसी, डार्क लाइन। अच्छा, मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, असल में वर्नर जो थे उन्होंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो बनाया भी नहीं था। अच्छा, यहाँ पे जो क्लोरीन है वो क्या कर रहे हैं, वो इसकी प्राइमरी वैलेंसी यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आप इसको कैसे शो करोगे बच्चे, इसको शो किया जाएगा ऐसे, डैश 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 Cl, डैश 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 Cl, डैश 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 Cl, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट बोला था इन्होंने कहा कि जो हमारी प्राइमरी वैलेंसी होगी उसको हम डार्क लाइन से दिखाएंगे, और जो सेकेंडरी वैलेंसी होगी उसको हम क्या करेंगे, डॉटेड लाइन से शो करेंगे। इतना समझ में आया। अच्छा, फिर उन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला मेटल के अराउंड जो लिगेंड्स होते हैं वो स्पेसिफिक ज्योमेट्री में 3D स्पेस के अंदर अरेंज होते हैं, उसी को आप क्या बोलते हो, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। याद है वो दिन जब हमने पढ़े थे टर्मिनोलॉजी, है ना, वही वाली चीज है। तो मेटल के अराउंड, सेंट्रल मेटल के अराउंड लिगेंड्स इस तरीके से अरेंज होते हैं, ठीक है, कि वो क्या करेंगे, 3D स्पेस में एक बहुत अलग टाइप की ज्योमेट्री का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे याद है, फिर मेरे पास में सॉरी sp हाइब्रिडाइजेशन होता है ना, अगर मेरे पास में कोऑर्डिनेशन नंबर होता 2, तो उस केस में ये कैसा होता है, लीनियर। याद है ना, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp। वैसे ना वर्नर को हाइब्रिडाइजेशन की नॉलेज थी नहीं, ये ध्यान रखना है ना, उन्होंने नहीं बताया था हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। बट हम एक रफ आइडिया लगाते हैं कि अगर मान लो 2 हैं तो 2 लिगेंड तो लीनियरली आए होंगे। अगर मान लो आपके पास 6 लिगेंड्स आ रहे हैं तो वो कैसे आए होंगे, उन्होंने ड्रॉ किया होगा, ऑक्टाहेड्रॉन मतलब फॉर्म किया होगा। अगर मेरे पास 4 है तो 4 में 2 कंडीशंस हैं। याद है हम लोग पढ़ते थे ग्रेड 11 में sp3 एंड dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो 4 वाली कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे हो सकता है हमारी जो हाइब्रिडाइजेशन है sp3 हो तो ज्योमेट्री कैसी हो जाए, टेट्राहेड्रल। हमारा हाइब्रिडाइजेशन dsp2 है तो ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर। फिर से समराइज करते हैं, वर्नर ने क्या किया, वर्नर ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस को जानने के लिए कि ये कैसे बने होंगे, इनकी स्ट्रक्चर कैसी होगी। तो पहले इन्होंने क्या किया बच्चे, इन्होंने किया
कंडक्टिविटी एक्सपेरिमेंट, इन्होंने किए प्रेसिपिटेशन एक्सपेरिमेंट, और उसके थ्रू इन्होंने पता लगाया कि कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं या कंपाउंड जो होते हैं उनके अंदर सेंट्रल मेटल एटम क्या करता है, 2 टाइप की वैलेंसी शो करता है। फर्स्ट कौन सी थी आपकी, कौन सी थी, प्राइमरी, सेकंड कौन सी हो गई, सेकंड कौन सी हो गई, सेकेंडरी। फर्स्ट कैसी होती है, आयनाइजेबल, सेकंड कैसी होगी, नॉन आयनाइजेबल। फर्स्ट सेटिस्फाई किससे होती है, प्राइमरी किससे सेटिस्फाई होती थी, नेगेटिव चार्ज एंटिटीज से या नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज से। और जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है जिसको इसने सेकेंडरी वैलेंसी बोला था, वो किस किस से सेटिस्फाई होगा, नेगेटिवली चार्ज लिगेंड से, पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड से, या फिर किससे होगा, न्यूट्रल लिगेंड से। इतना समझ में आ गया। फिर एक आयनाइजेबल होती है, दूसरी कैसी होगी, नॉन आयनाइजेबल। एक को दिखाते हैं हम लोग डॉटेड लाइन से और दूसरे को किससे दिखाएंगे, डार्क लाइन से। यहाँ तक का क्लियर था। अब बोर्ड